नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज के करीब पहुंचने के बाद यहां पर हमने गिरावट सोने में बनते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे यहां पर बेस मेटल्स की, जहां पर चीन का वीक डेटा सोने जो डॉलर में स्ट्रेंथ है उसका असर तो यहां पर था ही, लेकिन साथ ही साथ अब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो कंट्रीज के अलावा यहां पर सेक्टर्स पर भी टैरिफ्स लगाएंगे, जैसे कि फार्मा, माइक्रोचिप, सेमीकंडक्टर्स और साथ ही साथ कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील जैसे मेटल्स पे भी यहां पर टैरिफ्स लगेगा। यूनिवर्सल टैरिफ 2.5% से शुरुआत करने की बातचीत भी यहां पर है। मेटल्स ऑफ कोर्स इसको लेकर थोड़ा सा बॉदर्ड है, कुछ गिरावट हमने मार्केट्स में यहां पर आते हुए देखी है। आगे क्या होगा कारोबार बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर चीनी की। यहां पर जो प्रोडक्शन है वो देर से शुरू हुई और जल्दी खत्म होने की बात की जा रही है, तो इस बीच किस तरह का उत्पादन रह सकता है, इसके ऊपर एक्सक्लूसिव आहिस्ता से बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह, आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर और आहिस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। सबसे पहले शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली दोनों ही जगह देखने को मिली है। कॉलिन, जिन लोगों से हमारी फिजिकल मार्केट्स में बात हुई है उनका मानना है कि भारतीय बाजारों में अब $30 से $50 पर आउंस का एक डिस्काउंट भी चलता हुआ नजर आया है। डिमांड थोड़ी सी वीक है यहाँ पर मार्केट्स में। कैसे देखते हैं आप ग्लोबल क्यूज और इंडियन डिमांड सामने? थैंक्स मनीषा। ग्लोबल क्यूज जैसे जैसे आई थिंक और हर रोज एक नई स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, बट जैसे जैसे टैरिफ आई थिंक बहुत देशों पे शायद आएंगे, राइट? अभी तक आया नहीं है कोई भी क्लियरली कोई कंट्री पे, बट जैसे जैसे टैरिफ्स आएंगे ऑन मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली, डॉलर स्ट्रांग होगा। और जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और लास्ट एक वीक में हुआ है सारे करेंसीज के अगेंस्ट, सो गोल्ड विल कंटिन्यू टू ड्रॉप। 2700 के लेवल पे आ गया है। 2700 लेवल से ब्रेक होके शायद 2650 भी पहुंच जाए। सो गोल्ड थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब कमिंग टू इंडिया, तो डोमेस्टिक मार्केट जो दिवाली के बाद का टाइम रहा है, स्पेशली वेडिंग सीजन, और ये गोल्ड रेट जो बहुत बढ़ गया नवंबर दिसंबर में, उसके कारण थोड़ा सॉफ्टनेस है इवन जनवरी ऑनवर्ड्स। सो बीच में वो बुरे दिन भी चल रहे थे, तो उसके इन ऑस्पिशियस डेज में भी बहुत खरीदारी नहीं हुई, और ये गोल्ड रेट हाई होने से थोड़ा मूड आई वुड से सॉफ्ट हो गया है डिमांड साइड पे। कॉलेज और काफ़ी सारी वो भी रिपोर्ट्स हैं कि अब अगेन सोना यहाँ पर, इवन एज हमने ड्यूटी यहाँ पर कम होते हुए देखी थी, लेकिन प्लैटिनम के तौर पे, गोल्ड कैथोड के तौर पे यहाँ पर हमने सोना फिर से आता हुआ देखा है, जिसकी वजह से फिजिकल मार्केट्स में डिस्काउंट है। नहीं, आपकी बात एकदम बराबर है। सोना है कि प्लैटिनम है, ड्यूटी देखो जो कम हुई उससे एक जो बड़ा एडवांटेज हुआ इज ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड बढ़ गया, बिकॉज जो डिफरेंस था बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वो कम हो गया। सो कम नहीं, एक्चुअली एलिमिनेट जैसा ही हो गया, बिकॉज 5% ड्यूटी के साथ इंसेंटिव बहुत नहीं रही थी फॉर स्मगल्ड गोल्ड। सो ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड बढ़ा, बट बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो एक है अपना ड्यूटी कम हुआ, बट इलेक्शन, ये यूएस इलेक्शन आ गया, गोल्ड में वोलेटिलिटी रही पूरे साल, वॉर्स हुए। सो आई थिंक 24 एक पूरा बहुत वोलेटाइल साल रहा था, और 25 अब लग रहा है कि डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड में वीकनेस आएगी। अब इंडिया की जो डिमांड स्टोरी है वो आपको सच बोलूं तो लग रहा है कि ये बजट पे बहुत निर्भर रहेगा कि क्या गवर्नमेंट करता है इकोनॉमी को थोड़ा वापस बूस्टर देने के लिए। सो आरबीआई ने लिक्विडिटी तो कल थोड़ी दी है, और दिसंबर नंबर्स आपको जैसे मालूम ही है, सारे कॉर्पोरेट्स के जो लास्ट क्वार्टर रहा है डिमांड साइड सॉफ्ट रहा है अक्रॉस इंडस्ट्री, खाली जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं, बट अक्रॉस इंडस्ट्री सॉफ्ट है। सो नाउ विथ द न्यू वर्ल्ड, और विद दिस रिपब्लिकन विक्ट्री एंड लूमिंग थ्रेट ऑफ टैरिफ्स, और अगर इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बूस्ट देना है डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, तो आई थिंक ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने गवर्नमेंट को ये इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। एब्सोल्युटली। कॉलिन, दो व्यूज़ भी हैं मार्केट में। एक तरफ जो हम दिल्ली से सुन रहे हैं वो कि हाँ शायद 22 कमोडिटीज़, 22 कैटेगरीज में इंक्लूडिंग गोल्ड में एक समय पे यहाँ पे रिव्यू था कि क्या वापस से कस्टम ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा व्यू मार्केट का है कि कस्टम ड्यूटी और कम की जाएगी शायद यहाँ पर। तो क्लियरली एक बहुत कंसेंसस बन के यहाँ पे नहीं आ रहा है।
नहीं, कम तो देखो शायद नहीं होगी। वो आई थिंक लगभग पक्का है कि अभी जो लेवल है उससे शायद कम नहीं होगी। और अगर बढ़ाया तो वही कारण से बढ़ाएंगे बिकॉज यू नो दे आर वरीड रुपी जैसे वीक हो रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट के कंट्रोल रखने के लिए तो शायद थोड़ा जिससे गोल्ड का इंपोर्ट कब हो जाए। बट उसका फ्लिप साइड वो है कि जैसे ड्यूटी बढ़ाते हैं तो फिर वो अनऑफिशियल गोल्ड चैनल वापस चालू हो जाता है। तो एज इंडस्ट्री वी आर होपिंग कि जो लेवल है वहां ही रहे और एक्चुअली फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को कैसे और एक्सपोर्ट में इंसेंटिवाइज करे। SEZ का जो रिफॉर्म्स पेंडिंग है बहुत टाइम से, टैक्सेशन में अगर कुछ हो सके तो वो अभी जरूरी है। आई थिंक मोर टैरिफ्स एंड मोर ड्यूटीज, अभी ऑलरेडी इंडस्ट्री अगर सॉफ्ट है और बढ़ा दिया तो शायद अच्छा नहीं रहेगा हमारे इंडस्ट्री के लिए। कॉलेज, एक फाइनल चीज यहाँ पर, और किस तरह की डिमांड आगे जाता हुआ देखते हैं? आपको लगता है कि सब लोग बजट का वेट करेंगे, ट्रम्प क्या करेगा उसका वेट करेंगे, और उसके बाद शायद हम बाइंग आते हुए देखेंगे? हाँ, जो आप बोल रहे हो शायद वैसे ही होगा बिकॉज देखो आप लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखो और जो 24 में लगभग हो रहा था, एक था स्टॉक मार्केट का यूफोरिया और उससे थोड़ी लिक्विडिटी से शायद आ गई पूरे देश में सबके पास। बट जो एक्चुअल जॉब क्रिएशन और से सैलरीड इनकम के जो इनकम लेवल्स मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में बढ़नी चाहिए वो शायद वो रेट से नहीं बढ़ी है जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। सो यस, स्टॉक मार्केट के कारण थोड़ा लिक्विडिटी रहा और मूड थोड़ा पॉजिटिव रहा। बट अब जैसे यूएस में स्ट्रेंथ आ रही है डॉलर में और जैसे हर रोज एक नया से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जा रहा है, तो वैसे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत वापस यूएस जाएगा फॉर श्योर अक्रॉस इंडस्ट्री। और जैसे वो होगा तो प्रेशर रहेगा सारे देश पे और हमारे जैसे देश पे भी के डोमेस्टिक इकोनॉमी और स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और वो करने के लिए वी रियली हैव टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो डिमांड साइड जब तक वो नहीं हुआ, इनकम विल बी अंडर स्ट्रेस और मेरे को लगता है फिर ग्रोथ यहाँ से हाई डबल डिजिट अपने इंडस्ट्री के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। फेयर पॉइंट। ये तो बात हुई सोने की। कोलिन, बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ में जुड़ने के लिए। किशोर, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस अब आगे जाते हुए, क्योंकि काफ़ी कुछ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, बहुत अनसर्टनिटीज भी? मनीषा, आई थिंक गोल्ड प्राइसेस मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए था, स्पेशली जो बैकड्रॉप है कि फेड शायद आफ्टर जो रेट कट साइकिल शुरू होने के बाद ये जो पहली बार है शायद एक हॉल्ट लेगा। प्रॉब्ली इस बार जो रेट कट नहीं होंगे। और जो ट्रम्प का जो आपने जो पहले भी बताया कि ट्रम्प का जो चाइनीज़ के अगेंस्ट में जो ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, स्पेशली बेस ड्यूटी आपका 2.5% लगा रहे हैं, एंड ओवरऑल वाइडर सेक्टर्स में आपको ड्यूटी एक्सपेक्टेड है, ड्यूटी एंड टैरिफ्स एक्सपेक्टेड है। सो दैट एक्चुअली कीप्स द इन्फ्लेशन प्रेशर्स ऑन द हायर साइड। सो रेट कट का जो साइकिल है वो काफ़ी हद तक इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मेरे हिसाब से अगर 2025 में आप 2 रेट कट्स भी एंटिसिपेट करते रहेंगे तो मार्केट्स आर करेंटली प्राइस्ड इन दैट वन। अगर रेट कट्स अगर इवन फर्दर डाउन होता है और अगले क्वार्टर का इन्फ्लेशन कैसा रहेगा पोस्ट टैरिफ्स, वो एक्चुअली उसको डिफाइन करेगा। सो फिलहाल के लिए आई थिंक जो रिकॉर्ड स्तर पे आया था उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बिकवाली का प्रेशर देखने के लिए मिला है। इवन एट करंट लेवल 80,000 के आसपास इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। इंट्राडे में 79,500 के आसपास तक आप डाउन साइड देख सकते हैं, बट आई थिंक इवेंचुअली थोड़ा सा आपको 78,500 का लेवल्स वापस देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही किशोर, मेटल्स कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अब जिस तरह से ट्रम्प कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं, क्या एक इम्पैक्ट आएगा या आ चुका है? आई थिंक यहाँ पे इम्पैक्ट आना बाकी है मेरे हिसाब से। आई थिंक अगर ये ब्रॉडर कमोडिटीज़ में भी अगर टैरिफ्स लगता है तो थोड़ा बहुत जो ऑलरेडी जो रिफाइनर्स ने ओवर स्टॉकिंग किया हुआ है वहाँ पे इन्वेंट्रीज हायर है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें सेल ऑफ और बाकी है। सो कॉपर आई थिंक 830 के आसपास जो है इसमें अच्छा खासा जो बिकवाली कर सकते हैं। 824 आप शॉर्ट टर्म पकड़ के चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर देखें तो 818 रुपए के आसपास क्या डाउन साइड आप देख सकते हैं। वहीं जिंक का भी आपको थोड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी वीकनेस दिख रहे हैं। तो आई थिंक ब्रॉडर एक सेल ऑफ ब्रॉडर कमोडिटीज़ में देख सकते हैं।
बात अब यहाँ पर सिल्वर की कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रॉफिट टेकिंग या प्रेशर हमने अब यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है, उसका हिस्सा सिल्वर भी रहा। चिराग, सबसे पहले तो प्राइसेस पे आपकी क्या सेंस है और किस तरह की डिमांड है इंडियन मार्केट्स में? नमस्कार मनीषा जी। अगर प्राइसेस की बात करें तो वी टच 92,000 92,500 लास्ट वीक, और वहां से हमने ये भाव वापस नीचे आते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेशन मोड पे चला गया है। ये नेक्स्ट 2 दिन में फेड का डिसीजन आएगा, रेट कट हो रहा है नहीं हो रहा है, नेक्स्ट 4-5 साइकिल में रेट कट कैसे होते हैं उसके ऊपर ज्यादातर ये अभी नया मूव लेगा। बट राइट नाउ इट इज इन अ कंसोलिडेशन मोड, जहां पे हमने लास्ट 2 दिन में प्रॉफिट टेकिंग देखा है। बट ये अब रेंज बाउंड रहेगा जब तक एक नया मूव या एक नया विजन देखने को नहीं मिलता, तब तक ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। आप किस तरह की डिमांड यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखते हैं करंट लेवल्स पे, क्योंकि सोने में डिस्काउंट है, क्या चांदी में वही सीन देखने को मिला है और कौन खरीदारी कर रहा है करंट लेवल्स पे? नहीं, जैसे सोने में जो डिस्काउंट्स हैं, बट चांदी में घरेलू बाजार में अभी बिल्कुल भी ऐसी कोई डिस्काउंट की मार्केट नहीं है। अच्छी खासी डिमांड है, जहाँ पे स्टॉकिस्ट जिन्होंने ये प्राइजेस पे लेना मिस कर दिया है वो वही स्टॉक लेके अभी उसको स्टॉक कर रहे हैं, वही देख के कि आगे जब डिमांड आएगी तो उसको उसका फायदा मिलेगा। उसी हिसाब से अभी हर लेवल्स पे बाइंग हो रही है। साथ ही साथ आप आगे जाते हुए आप किस क्यूज को यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे चिराग, जहां तक चांदी की बात है? चांदी में मनीषा जी मेरे को लगता है कि 87,000 87,500 तक एक बार आ सकता है, अगर ज्यादा कोई अनसर्टेन न्यूज आ जाते हैं मार्केट से तो 87,000 87,500 आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में 94,000 95,000 का टारगेट बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, तो तेजी की उम्मीद है। मार्केट्स सोने से तो यहाँ पर बेटर हैं, लेकिन जैसा कहा गया कि इंटरनेशनल क्यूज जिस तरह के हैं वो यहाँ पर प्राइसेस को मूव करेंगे। बहुत शुक्रिया चिराग आपका भी साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते किशोर, क्रूड ऑयल प्राइसेस में अब यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि अपने हाई से काफ़ी हद तक गिर चुके हैं, मल्टी वीक लोज पर हैं? सो आई थिंक आज मनीषा आई थिंक थोड़ा सा अपटिक दिख सकता है क्रूड में, करीब करीब 2 हफ्ते के लो के आसपास आने के बाद यहाँ पे हमको लगता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी आना चाहिए। बट आई थिंक इवेंचुअली आपको जो ओवरऑल जो फंडामेंटल बैकड्रॉप है वो अभी भी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्लोइंग इन चाइनीज़ डिमांड, खास करके जो अगर टैरिफ्स लगाने के बाद चाइनीज़ इकॉनमी के ऊपर जो स्लो डाउन हो सकता है। सेकेंड, जो ट्रम्प इज़ मतलब ड्रिल बेबी ड्रिल पॉलिसी, स्पेशली कि ही इज़ एंकरेजिंग मोर ड्रिलिंग, तो सप्लाई तो ऑलरेडी है। एक्सॉन मोबिल हैज़ अनाउंस्ड अ बिग एक्सपेंशन प्लान ऑफ देयर आउटपुट। सो बहुत सारे यूएस रिफाइनरीज आर वर्किंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स मंदी का है। बट आई थिंक आप एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म अगर देखें, मेरे हिसाब से इंट्राडे में 6300 6320 के आसपास यहाँ पे बाइंग का लेवल्स बन सकता है। आपको पुल बैक रैली 6440 तक आपको पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। दैट इज़ 1-2 दिन के हिसाब से। अगर आप अगर ट्रेडर है तो मैं 6400 का कॉल ऑप्शन बाइंग करने का सलाह दूंगा। 140 रुपये के आसपास अवेलेबल है। 100 रुपये के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर में 200-210 रुपये तक ये 6400 का कॉल ऑप्शन चल सकता है। ऑल राइट, तो वो बात हुई सोने चांदी, जहां पर कुछ गिरावट है, मेटल्स में एक प्रेशर है, लेकिन कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहां पर क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती हैं। किशोर, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ की। शुगर पे होगा हमारा स्पेशल फोकस, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब इस बजट में एग्री एज अ स्पेस को यहाँ पर क्या कुछ मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं। महंगाई काबू करने पर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री दालों, खाद्य तेलों और प्याज टमाटर की महंगाई को काबू में रखने के लिए पीएम आशा स्कीम के बजट आवंटन में बढ़ोतरी कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी असीम के पास। असीम, क्या है डिटेल्स, क्या सुन रहे हैं आप दिल्ली में? देखिए, प्राइस इंटरवेंशन के लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, जिसके अंदर प्राइस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है। ये सारी स्कीम्स को सितंबर में सरकार ने मर्ज कर दिया था और एक पीएम आशा के अंदर इन सबको
मर्ज कर दिया था। और इस पीएम आशा के बजट में इस साल आपको 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का आवंटन देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग दुगना होगा। पिछले साल इस स्कीम के अंदर करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन इस साल इसको बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाएगा। और होगा क्या इससे, खासतौर पर कि जब भी दालों की कीमतें बढ़ेंगी तो सरकार सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि दालों की खरीद पूरी की पूरी एमएसपी पे खरीदेगी। पहले इसके ऊपर 25% की कैप थी, लेकिन उस कैप को बाद में हटा दिया गया था। तो वो दालों की खरीदारी सरकार एमएसपी के ऊपर करेगी। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब प्याज की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई थी, टमाटर की कीमत 200 रुपए के पार पहुंच गई थी, तो सरकार ने इसी स्कीम के जरिए उनकी कीमतों को स्टेबलाइज किया था। और खासतौर पर यह भी देखा होगा आपने कि सोयाबीन की कीमतें काफी गिर गई थी, तो इसी स्कीम के इससे इंटरवीन करते हुए सरकार ने किसानों से सोयाबीन की खरीदारी भी की थी। तो इस स्कीम का बजट के अंदर काफी योगदान इस बार आपको देखने को मिलेगा। सरकार इसके बजट के अंदर बढ़ोतरी तो करेगी, लेकिन साथ ही इस स्कीम को और भी अट्रैक्टिव बनाएगी ताकि किसानों की मदद की जा सके और महंगाई को भी काबू में रखा जा सके। असीम, बहुत शुक्रिया वो खबर हमारे लेके आने के लिए। तो क्लियरली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी समय से सरकार यहाँ पर महंगाई रोकने, लेकिन साथ ही साथ किसानों को सपोर्ट करने के बारे में सोचती रही है, काफ़ी स्टेप्स भी उठाती रही है। और फाइनली हमने यहाँ पर ये एक सूत्रों के हवाले से असीम जो हमारे लिए खबर लेकर आए हैं कि शायद ये आवंटन यहाँ पर बढ़ सकता है। लेकिन अब चलते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ और आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। और काफ़ी सारी खबरें हैं कि चीनी की जो पेराई है इस बार देर से शुरू हुई, जल्दी खत्म भी हो सकती है। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर थ्रो अराउंड किए गए हैं कि किस तरह की फसल इस बार देखने को मिल सकती है। आपने अपने आइस्टा के नंबर्स भी यहाँ पर शेयर किए हैं। आपने वीकेंड पे यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सेमिनार भी किया, सभी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया। तो क्या कुछ निकल के आया है यहाँ पर एज अ कंसेंसस नंबर? ऐसा है कि ये यूनिक ईयर है। हमें खुद को ये ऊपर भी थोड़ा फ्राइडे तक कोई ट्रस्ट नहीं आ रहा था। जो हमने सेमिनार बुला के, जिसमें इंडस्ट्री के काफ़ी लोग थे और बल्क कंज्यूमर्स भी थे, सभी थे, सबने अपने तरफ से दिए। फिर जाके हमको कुछ कॉन्फिडेंस आया हमारे नंबर पर। और कल जाके हमने क्रॉप कमिटी में पूरा डिस्कस करके ये जो बताया है। मनीषा जी, ये बताऊंगा कि महाराष्ट्र कर्नाटक में कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस ऑफ केन क्रशिंग इज वेरी हायर। तो सीजन जैसे जल्दी चालू हो गई वैसे कंप्लीट भी पूरी हो रही है। और इसमें दूसरी बात यह है कि इस बार जो इथेनॉल के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया था कि शुरुआत में ही 4 मिलियन मेट्रिक टन का एक टेंडर जो था 3.5 और प्लस माइनस करके 4 तक का जो है एक हमारा उम्मीद कि इथेनॉल में जाएगा, तो वो भी इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था। और जिस तरह से क्रशिंग का नंबर इतने जल्दी स्पीड पे आ रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि महाराष्ट्र कर्नाटक में 25% की गिरावट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर कोई डिसीज की वजह से वो 15% का गिरावट दिख रही है चीनी की। और नंबर जो आ रहे हैं वो 26.52 अगेंस्ट 31.9, ये नंबर हमारे तरफ से है, जो हमने डिस्क्लेमर के साथ डिक्लेयर किए हैं कि 2% प्लस माइनस हो सकती है एरर। अब आगे जिस तरह के ये नंबर्स आपने यहाँ पर बताए हैं और फिर ओवरऑल टोटल मैथ्स आप कैसे देखते हैं? किस तरह का ओपनिंग स्टॉक अगला सीजन यहाँ पर लेकर आएगा? किस तरह से आप यहाँ पर इसको प्राइसेस को इम्पैक्ट होता हुआ देखते हैं? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट का जो इमीडिएट प्राइस इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। हाँ, ऐसा था कि 79.8 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था और करीबन 265.2 का हमारा अभी जो है प्रोडक्शन नंबर है। तो ये टोटल 345 की टोटल उपलब्धि हो रही है, जिसमें से 290 लाख टन का हमारा जो लास्ट ईयर 297 था, हम ये साल उसको कंजप्शन को 290 पकड़ रहे हैं। और एक्सपोर्ट जो है 10 लाख टन के बाद हमारे पास 45 लाख टन चीनी रहेगी, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 20 नवंबर तक का स्टॉक है। अक्टूबर नवंबर में दिवाली की सीजन है, तो इजीली पर थोड़ा सा हैंड टू माउथ हो जाता है। और ऐसी पोजीशन काफ़ी सालों के बाद आई हुई है, तो दाम नॉर्थवर्ड्स तरफ रहेंगे। पर जो रिलीज मैकेनिज्म सिस्टम जो लगाई है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से गवर्नमेंट हमेशा इसको क्लोजली देखेगी और गवर्नमेंट ये देखेगी कि मार्केट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़े। पर यहाँ से साउथवर्ड जाना तो मुमकिन नहीं लगता है, जो है नॉर्थवर्ड जाएंगे ऊपर।
एक फाइनल सवाल प्रफुल्ल भाई, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने 19.5 के लेवल्स यहाँ पर रॉ शुगर में फिर से आते हुए देखे हैं। एक डिप्रेशन वहाँ पर था कि इंडिया का शुगर वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आई थिंक वो अब चीज़ हटती हुई नजर आई है और वापस खरीदारी लौटी है। कैसे देखेंगे फिर आप प्राइस सेंस? इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में ये 1 मिलियन टन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। 1 मिलियन टन जो है वो हमारे नज़दीक के जो एशियन और गल्फ कंट्रीज है वहीं पे पूरी हो जाती है। और जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे ये साल जो है पर्टिकुलरली मार्च का कॉन्ट्रैक्ट 5 महीना एक्टिव रहता है। उसमें बुल्स एंड बेयर्स की फाइट चल रही है। यहाँ तक कि लोगों ने आहिस्ता का जो नंबर कम आ रहे हैं ये बात पे तो ऐसा एक ब्लेम गेम भी चालू कर दी थी कि इनके प्रोमोटर्स जो है एसोसिएशन के, वो लोग की कुछ पोजीशन होगी उसके हिसाब से नंबर दे रहे हैं। पर जो आज भी शुगर फैक्ट्रियों के नंबर बंद हो रहे हैं तो वो नंबर्स आते हुए अभी सबको मालूम पड़ रहा है कि हकीकत कहाँ पे जा रही है। और हम लोग कभी भी जनवरी एंड के सिवा कभी भी नंबर के साथ गैम्बलिंग नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये 10 लाख टन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी है, हमने उनको फरवरी तक रिक्वेस्ट की थी। पर हम हमेशा हमारी ये संस्था जो है ये इवन कोविड में 2 साल में हमको जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से विलेज में भी चीनी पहुंचनी चाहिए। वो मैं खुद और हमारी टीम ने मिलके ये प्रूव करके दिखाया कि 2 साल में कहीं पे भी शुगर की शॉर्टेज नहीं हुई थी। हम कैसे भी अच्छा टाइम वो हो सकता है, मैं तो प्रार्थना करूंगा हमारा नंबर गलत गिरे और 27 होए ताकि कोई दिक्कत ही नहीं लगे। पर हम गवर्नमेंट के साथ विथ टॉल वी विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव कोई भी पोजीशन आ जावे। हम गवर्नमेंट को अच्छी राय देके यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन नहीं बढ़े उसकी पूरी हम हेल्प करेंगे। पॉइंट टेकन। मिस्टर विटलानी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो ऑफकोर्स आहिस्ता के नंबर्स पहले आते हुए, और फसल इस बार हल्की सी यहाँ पर कम ही देखने को मिली थी, और जैसे उन्होंने कहा भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी सभी जगह कुछ कंसर्न्स रही है और वो नंबर्स इसीलिए यहाँ पर थोड़े से नीचे जाते हुए नजर आए हैं। 26.52 यहाँ पर एक फाइनल नंबर एज ऑफ नाउ आहिस्ता ने दिया है। आगे ऑफकोर्स फेब में यहाँ पर एक और रिव्यू हम शायद होता हुआ देखेंगे भी। वेल, ये तो बात हुई चीनी की, लेकिन आज का ऑफकोर्स काफ़ी सारी खबरें आज हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर वो नीचे फ्लैश हो रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ का। सरकार ने कर्नाटका से यहाँ पर चना खरीदने का फैसला किया है, और ये 96,000 मेट्रिक टन यहाँ पर चना शायद खरीदा जाएगा, और जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है इसके तहत ये यहाँ पर लिया जाएगा। ये अभी भी नोटिफिकेशन यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है। हमने आपको बताया ही कि बजट से इस वक्त यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। काफ़ी सारे जो फैसले हैं वो आउट ऑफ बजट एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी लिए जाते हैं, और क्योंकि चना के प्राइसेस में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, फसल यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी बाजार में। और जैसे सरकार की तरफ से ये स्टेप आया है, एक प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत यहाँ पर अब चना खरीदा जाएगा, तो किसानों के लिए ये सपोर्टिव रहेगा। भाव यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ने, भारतीय बाजार में नहीं बढ़े, इसके लिए भी सरकार ने यहाँ पर फ्री चना इंपोर्ट की स्कीम भी खोल के रखी है। तो यानी कि कंज्यूमर्स और किसान दोनों को यहाँ पर एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत बेहतर प्राइसेस मिले, उसकी कोशिश एज ऑफ नाउ सरकार की तरफ से आती हुई।